आज के इस वीडियो में मैं आप सबको साल 2025 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड बताऊंगी। इसके लिए मैंने टोटल 29 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट बनाई है। इन सभी फंड्स को मैंने इनके फंड साइज यानी कि AUM, एज ऑफ फंड, बेंचमार्क रिटर्न्स, कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स, ट्रेलिंग रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, अप मार्केट कैप्चर रेशियो और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो, इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर किया है और फिर इनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है। सबसे पहले हम ब्रीफ में एक बार ये समझ लेते हैं कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं और ये फंड्स किन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल रहते हैं। एंड देन मैं सभी 29 मिड कैप फंड्स को अच्छे से हर एक फैक्टर के बेसिस पर कंपेयर करूंगी और बेस्ट मिड कैप फंड को सिलेक्ट करूंगी। देखो, सेबी के अकॉर्डिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 65% पैसा मिड साइज कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है और बाकी का बचा हुआ 35% पैसा फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये मिड साइज कंपनीज क्या होती हैं? तो देखो, सेबी ने ना कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आती हैं। देन उसके बाद की नेक्स्ट 101 से लेकर 250th रैंक तक की जो कंपनीज है वो मिड कैप कैटेगरी में इंक्लूड होती हैं। एंड देन नेक्स्ट 250 कंपनीज जो है वो स्मॉल कैप में इंक्लूड होती हैं। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में आपका मिनिमम 65% पैसा इन मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये समझते हैं कि किन लोगों के लिए मिड कैप फंड्स ज्यादा सुटेबल रहते हैं। देखो, अगर आपको अबव एवरेज रिटर्न्स चाहिए और उसके लिए आप हाई रिस्क लेने को रेडी हो तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है तो मिड कैप इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। अब शुरू करते हैं अपने सभी मिड कैप फंड्स का कंपैरिजन और सेलेक्ट करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को। इसके लिए मैंने 29 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की एक लिस्ट बनाई है। अब एक साथ इतने सारे म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन और एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या करूंगी, हर एक फैक्टर के बेसिस पर देखूंगी कि कौन से म्यूचुअल फंड सबसे लास्ट में स्टैंड करते हैं और उन वीक म्यूचुअल फंड्स को मैं रेड मार्क करती जाऊंगी और इस लिस्ट से डिलीट करती जाऊंगी। हमारा फर्स्ट फैक्टर है कंपैरिजन के लिए AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में AUM का मतलब होता है फंड साइज। जैसे कि मान लो एक स्कीम लॉन्च की किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने एंड सपोज उस स्कीम में सब लोगों ने मिलके 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये जो 1000 करोड़ रुपए हैं ये उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM है। यानी कि एक स्कीम में टोटल जितना भी पैसा मैनेज हो रहा है लोगों का वो AUM होता है। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM 1000 करोड़ से कम है तो उस स्कीम में आगे चलकर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कभी कल को मार्केट डाउन चल रही हो और हम वो फंड बेचना चाहें तो हो सकता है उसके लिए हमें बायर्स ना मिले, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने उस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका AUM कम है, तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर नहीं करना जिनमें फ्यूचर में लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे 2 म्यूचुअल फंड्स हैं मेरी इस लिस्ट में जिनका AUM 1000 करोड़ से कम है, LIC और टोरस। तो इन दोनों को यहाँ मैं रेड मार्क करती हूँ और अपने इस लिस्ट से डिलीट करती हूँ। तो अब बच गए हमारे पास टोटल 27 फंड्स। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है कंपैरिजन के लिए वो है एज ऑफ फंड। एज ऑफ फंड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर फंड कब लॉन्च हुआ, कितना पुराना है वो फंड। तो जो फंड्स अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं ना 2-3 साल पहले, उन्हें मैं अपने इस लिस्ट से अब एलिमिनेट करूंगी, क्योंकि इन फंड्स का सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है एक थोरो एनालिसिस के लिए और उनके सिर्फ लास्ट 1 या फिर 2 इयर्स के ही रिटर्न्स अवेलेबल हैं, तो उनके रोलिंग रिटर्न्स का भी बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं हो सकता। एंड सेकेंड थिंग, जब हमारे पास ऑलरेडी अच्छे और पुराने म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जो पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उन्हें प्रेफरेंस देंगे। अभी इट इज टू अर्ली कि हम इन नए म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और ज्यादा रिस्क लें। तो अगर मैं अपनी इस लिस्ट में देखूं तो 5 ऐसे फंड्स हैं जिनको अभी लॉन्च हुए बस 2-3 साल ही हुए हैं, और वो फंड्स हैं JM, व्हाइट ऑक कैपिटल, ITI, बंधन और कैनरा रोबेको। तो इन पांचों फंड्स को अब मैं रेड मार्क कर रही हूं और अपने इस लिस्ट से रिमूव करती हूं। अब आगे के एनालिसिस के लिए हमारे पास बचे ये टोटल 22 मिड कैप फंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इन 22 फंड्स में से वो फंड सिलेक्ट करूंगी जिन्होंने कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में, यानी कि लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 8 इयर्स,
10 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स प्लस अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स इन दोनों को आउट परफॉर्म किया है। तो अब इस लिस्ट में देखो आप, मैंने बेंचमार्क रिटर्न्स और मिड कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स दोनों लिए हैं, और अगर इनसे कंपेयर करूं मैं तो बस दो फंड्स ही ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क रिटर्न्स और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स इन दोनों को बीट किया है, और वो दो फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल और एडलविस। इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब इसके अलावा इस लिस्ट में 5 फंड्स और ऐसे हैं जो हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया, कोटेक इमर्जिंग, महिंद्रा मनुलाइफ, HDFC और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इन पांचों म्यूचुअल फंड्स ने हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया है। और अगर मैं इन पांचों फंड्स के रिटर्न्स को कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर करूं तो उसमें भी सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को छोड़कर बाकी सब टाइम फ्रेम में इन फंड्स ने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को भी बीट किया है, इसलिए इन पांचों फंड्स को भी मैं यहाँ ग्रीन मार्क करती हूँ। तो अब मेरे पास ये टोटल 7 फंड्स निकल कर आ रहे हैं जो कंसिस्टेंटली हर टाइम फ्रेम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आगे मैं इस वीडियो में इन 7 फंड्स का बिल्कुल अच्छे से हर एक फैक्टर के बेसिस पर एनालिसिस करूंगी और एंड में इन सातों में से एक बेस्ट फंड सिलेक्ट करूंगी। मैं इन सातों फंड्स के लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स एंड सिंस इंसेप्शन ट्रेलिंग रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, अप मार्केट एंड डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो, इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर बिल्कुल डीपली कंपेयर करूंगी। जिस भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी उसे मैं ग्रीन मार्क करती हुई चलूंगी, और एंड में जिस भी फंड को सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स मिलेंगे वही हमारा बेस्ट मिड कैप फंड होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन से। इस टेबल में मैंने इन सातों फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स लिए हैं। अगर मैं लास्ट 1 ईयर में देखूं तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के 62%, तो यहाँ मैं इस फंड को ग्रीन मार्क कर रही हूँ। लास्ट 3 इयर्स में भी सबसे अच्छे रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल के ही हैं 36.3%, तो 3 इयर्स टाइम फ्रेम में भी मैं इस फंड को ग्रीन मार्क करती हूँ। लास्ट 5 एंड 10 इयर्स का भी अगर हम देखें तो इसमें भी मोतीलाल ओसवाल के ही रिटर्न सबसे ज्यादा हैं, तो यहाँ भी मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। अब देखते हैं सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स। यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल ही सबसे आगे है, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। देखो, सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा फंड बेस्ट है, इसलिए अब मैं इन सातों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स का भी कंपैरिजन करूंगी। इसके लिए मैंने इस टेबल में इन सातों फंड्स के पिछले 6 साल के रिटर्न्स लिए हैं और उन्हें 3 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। अगर हम एवरेज रिटर्न्स देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने कंसिस्टेंटली सबसे अच्छे एवरेज रिटर्न्स दिए हैं 28.61%, जो इस फंड की सुपीरियर परफॉर्मेंस को दिखाता है, इसलिए मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। बुल मार्केट के दौरान भी मोतीलाल ओसवाल की परफॉर्मेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रही, जिसमें मैक्सिमम रिटर्न्स 43.61% तक गए। इसका मतलब है कि ये फंड बुल मार्केट का पूरा फायदा उठाने में सबसे सक्सेसफुल रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। जब मार्केट डाउन थी तब भी मोतीलाल ओसवाल सबसे कम गिरा। इसके मिनिमम रिटर्न्स 7.52% रहे, जो दिखाता है कि इस फंड में डाउनसाइड रिस्क काफी कम है। इस फंड को यहाँ भी मैं ग्रीन मार्क करती हूँ। अब इन सातों फंड्स का रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कितने परसेंट ऑफ टाइम्स इनके रिटर्न्स 0 से कम, 0 से 8%, 8 से 12%, 12 से 20% और 20% से ज्यादा रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी फंड के रिटर्न्स कभी भी नेगेटिव नहीं रहे। ऐसे ही अगर मैं ये देखूं कि कौन से फंड के रिटर्न सबसे ज्यादा बार 20% से ऊपर रहे हैं, तो वो है कोटेक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस फंड ने पिछले 6 सालों में अराउंड 90% ऑफ द टाइम्स 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, तो यहाँ मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। बाकी का रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आप वीडियो पॉज करके इस टेबल में देख सकते हो। तो ये था इन सातों फंड्स का रिटर्न्स का एनालिसिस, जिसमें ट्रेलिंग रिटर्न्स में मोतीलाल ओसवाल सबसे आगे है और रोलिंग रिटर्न्स में एवरेज रिटर्न्स, मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न्स तो मोतीलाल ओसवाल के ज्यादा है, लेकिन वैसे परफॉर्मेंस देखें तो कोटेक की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब इन सातों फंड्स के रिस्क पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, क्योंकि एक अच्छा फंड वही होता है जो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अच्छे रिटर्न्स दे, यानी कि उस फंड में रिस्क मिनिमम हो और रिटर्न्स मैक्सिमम हो।
यहाँ पर इस टेबल में मैंने इन सातों फंड्स का एक्सपेंस रेशियो और बाकी सभी रिस्क पैरामीटर्स का डेटा लिया है। जो फंड सबसे कम रिस्की होगा उसे मैं ग्रीन मार्क करूंगी और जो फंड सबसे ज्यादा रिस्की होगा उसे मैं रेड मार्क करूंगी। एक्सपेंस रेशियो अगर देखें तो वो सबसे कम है कोटक का 0.38, तो यहाँ मैं इस फंड को ग्रीन मार्क करती हूँ। और सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है निप्पॉन का, तो इसे मैं रेड मार्क करती हूँ। अब देखते हैं इन सभी म्यूचुअल फंड्स का अल्फा स्कोर। अल्फा हमें ये बताता है कि म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने परसेंट ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इट मींस हायर द अल्फा बेटर द म्यूचुअल फंड इज। हम उस फंड को प्रेफरेंस देंगे जिसका अल्फा सबसे ज्यादा है। अब अगर हम अपने इस लिस्ट में देखें तो सबसे हाईएस्ट अल्फा है मोतीलाल ओसवाल का 11.79, तो यहाँ मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। और सबसे कम अल्फा है महिंद्रा मनुलाइफ का 2.63, तो इसे मैं रेड मार्क करती हूँ। अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है बीटा। बीटा हमें बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी कितनी है, यानी कि जब मार्केट में चेंजेस होते हैं और उसका बेंचमार्क ऊपर या नीचे जाता है तो वो फंड कितना ऊपर या नीचे जाता है। जैसे कि अगर किसी फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 है और अगर निफ्टी 100 किसी एक दिन 1% से ऊपर या नीचे गया तो ये फंड कितना ऊपर या नीचे जाता है वो हमें बीटा से पता लगता है। लोअर द बीटा बेटर द फंड इज। बीटा अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि वो फंड उतना ही कम इफेक्ट होता है मार्केट चेंजेस से और वो फंड उतना ही ज्यादा स्टेबल है। और जितना ज्यादा वो फंड स्टेबल होगा उतना ही कम वो रिस्की होगा। तो हम उस फंड को प्रेफरेंस देंगे जिसका बीटा सबसे कम है और इस लिस्ट में सबसे कम बीटा है मोतीलाल ओसवाल का 0.82, इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। सबसे ज्यादा बीटा है महिंद्रा मनुलाइफ का, तो इसे मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रही हूँ। अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब उसके रिटर्न्स एवरेज रिटर्न से कितने ऊपर या नीचे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 5% है और उस फंड के एवरेज रिटर्न्स 20% रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस फंड ने 20+5 और 20-5 की रेंज में रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि उस फंड्स के मैक्सिमम रिटर्न्स 25 तक गए हैं और मिनिमम रिटर्न्स 15 तक गए हैं। सो द रूल हियर इज लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन मच बेटर, प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल द फंड इज। अगर हम अपनी इस लिस्ट में देखें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है कोटक का 14.26, इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है महिंद्रा का 16.35, तो इस फंड को मैं यहाँ पर रेड मार्क करती हूँ। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो एक फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताता है। इससे ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर फंड ने जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं उसके बदले उस फंड ने कितना एक्स्ट्रा रिस्क लिया है। अगर शार्पे रेशियो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि फंड ने हायर रिटर्न्स दिए हैं लो रिस्क के साथ। जैसे कि अगर एक फंड का शार्पे रेशियो 1.5 है तो इसका मतलब है कि उस फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले 1.5 यूनिट्स का रिटर्न दिया। अगर फंड का शार्पे रेशियो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फंड ने रिस्क ज्यादा लिया है और उसके बदले रिटर्न्स कम दिए हैं। और अगर शार्पे रेशियो 0 है तो इसका मतलब है फंड के एक्स्ट्रा रिटर्न्स नेग्लिजिबल हैं, यानी कि एक्स्ट्रा रिस्क लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, सेम ही रिटर्न्स मिले। सो बेसिकली द रूल इज हायर द शार्पे रेशियो बेटर द फंड इज। हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका शार्पे रेशियो सबसे ज्यादा है। हमारे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा शार्पे रेशियो है मोतीलाल ओसवाल का 1.54, यानी कि इस फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले 1.54 यूनिट्स का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। और सबसे कम शार्पे रेशियो है इन्वेस्को इंडिया का और महिंद्रा मनुलाइफ का 1.08, इन दोनों को मैं यहाँ पर रेड मार्क करती हूँ। अब नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा अप मार्केट कैप्चर रेशियो। अप मार्केट कैप्चर रेशियो से हमें ये पता लगता है कि जब मार्केट ऊपर गई तो वो फंड कितना ऊपर गया। जैसे मान लो किसी फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 है, तो इसका मतलब है कि जब मार्केट ऊपर गई तो उस फंड ने मार्केट के बराबर ही रिटर्न्स दिए। अगर ये रेशियो 100 से कम है, जैसे मान लो 95 है, तो इसका मतलब है उस फंड ने मार्केट के कंपैरिजन में 5% कम रिटर्न्स दिए। और अगर ये रेशियो 100 से भी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस फंड ने मार्केट से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए।
तो हम उस फंड को प्रेफरेंस देंगे जिसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा है। मेरी इस लिस्ट में सिर्फ एक ही फंड ऐसा है जिसका ये रेशियो 100 से ज्यादा है और वो है एडल्विस। तो यहाँ पर मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। और सबसे कम अप मार्केट कैप्चर रेशियो है इन्वेस्को और कोटेक का, तो यहाँ मैं इन दोनों को रेड मार्क करती हूँ। अब बचता है लास्ट रिस्क फैक्टर, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। इससे हमें ये पता लगता है कि जब मार्केट गिर रही थी तब मार्केट के कंपैरिजन में फंड कितना गिरा। जैसे अगर किसी फंड का ये रेशियो 100 है तो इसका मतलब है जितना मार्केट नीचे गई उतना ही वो फंड भी नीचे गया। अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो फंड मार्केट से ज्यादा नीचे गिरा है, यानी कि वो अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहा। और अगर ये रेशियो 100 से कम है तो इसका मतलब है कि वो फंड मार्केट से भी कम गिरा है, यानी कि वो फंड अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। तो हम उस फंड को प्रेफरेंस देंगे जिसका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे कम हो। हमारी इस लिस्ट में सबसे कम डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो मोतीलाल ओसवाल का है 69, यानी कि ये फंड बियर मार्केट में सबसे कम नीचे गिरा है और इसने अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज किया है। तो यहाँ मैं इसे ग्रीन मार्क करती हूँ। और सबसे ज्यादा डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो है निप्पॉन इंडिया का 89, तो इसे मैं रेड मार्क करती हूँ। अब अगर ऑल ओवर में देखूं तो सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आए हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पर, यानी कि ये फंड सबसे कम रिस्की है। इस फंड ने अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और सबसे ज्यादा रेड मार्क्स आए हैं महिंद्रा मनुलाइफ पर। इसका मतलब है कि इन सातों फंड्स में ये फंड सबसे ज्यादा रिस्की है। सो ऑल ओवर रिटर्न्स एंड रिस्क के एनालिसिस से ये निकल कर आता है कि सबसे बेस्ट मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल, जिसने कंसिस्टेंटली अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को बीट किया है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट और मैं किस कैटेगरी के फंड्स का एनालिसिस करूं ये भी बताना। Thank you so much for watching. See you guys in next video.